जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में गुस्से का माहौल है। पूरा देश और सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर आतंकियों और उसके आका पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस बीच कांग्रेस ने सोशल मीडिया हैंडल से पीएम मोदी के खिलाफ ऐसा ट्वीट किया है जिस पर विवाद हो गया। विवाद के बाद यू टर्न लेकर कांग्रेस ने ट्वीट को डिलीट कर दिया। अब कांग्रेस के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने गिड़गिड़ाते हुए कांग्रेस नेताओं के लिए निर्देश जारी किए हैं। कांग्रेस ने पहलगाम आतंकी हमले के संबंध में नेताओं के लिए निर्देश जारी किए हैं। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने एक परिपत्र के माध्यम से निर्देश दिया है कि सभी पदाधिकारियों को सार्वजनिक संचार में अत्यधिक अनुशासन और निरंतरता बनाए रखने का निर्देश दिया जाता है। पार्टी की ओर से बोलने के लिए अधिकृत लोगों को 24 अप्रैल 2025 को पारित प्रस्ताव में CWC द्वारा बताई गई स्थिति तक ही सीमित रहना चाहिए। इस निर्देश का कोई भी उल्लंघन बिना किसी अपवाद के सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई को आमंत्रित करेगा। आइए हम कांग्रेस पार्टी के मूल्यों और परंपराओं के प्रति सचेत रहे और उस गरिमा और संयम के साथ इस अवसर पर खड़े हो जिसकी राष्ट्र हमसे अपेक्षा करता है। बता दें कि कांग्रेस ने पीएम मोदी का नाम लिए बगैर एक फोटो अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट की थी। इस फोटो में एक शख्स का सिर गायब था और सिर वाली जगह गायब लिखा हुआ था। यह फोटो पीएम मोदी के संदर्भ में कांग्रेस की तरफ से पोस्ट की गई थी। हालांकि सोशल मीडिया पर किरकिरी होने के बाद कांग्रेस ने इस ट्वीट को डिलीट कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आवास पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और वायुसेना प्रमुख भी मौजूद रहे। मोदी ने बैठक में स्पष्ट शब्दों में पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को करारा जवाब देने के राष्ट्रीय संकल्प को दोहराया। मोदी ने भारतीय सेनाओं की क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास जताया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद हमारी जवाबी कार्रवाई का तरीका क्या हो, इसके टारगेट्स कौन हो और इसका समय क्या हो, इस प्रकार के सभी फैसले लेने के लिए सेना को खुली छूट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के बाद स्पष्ट शब्दों में आतंकियों को चेतावनी देते हुए कहा था कि ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी कल्पना भी नहीं होगी। मोदी ने कहा कि यह हमला किसी एक व्यक्ति पर नहीं, देश के हर नागरिक पर प्रहार है। रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 121वें एपिसोड में भी मोदी ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए एक बार फिर पीड़ित परिवारों को इस बात का विश्वास दिलाया था कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। मोदी ने कहा कि पहलगाम हमले को जिन लोगों ने अंजाम दिया है और इसमें उनका जिन लोगों ने साथ दिया है, उनको धरती के किसी भी छोर से ढूंढ निकालेंगे। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। इस हमले को लेकर देश भर में लोगों के मन में गुस्सा है। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में श्रीनगर का दौरा करके लौटे हैं। वहां उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारियों और वहां अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। वहां से लौटने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उनकी और CDS की एक बैठक भी हो चुकी है। पहलगाम पर कांग्रेस का ऐसा गंदा कांड देखकर हिल जाएगा देश। पहलगाम पर कांग्रेस के बड़े नेता पाकिस्तान और हत्यारे आतंकियों के बचाव में उतर गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज ने भारत सरकार से सिंधु जल समझौता न रोकने की अपील की है। उसने कहा है कि पाकिस्तान के लिए सिंचाई और पीने के लिए पानी बहुत जरूरी है। अगर नदी के पानी को डाइवर्ट नहीं किया गया तो पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्य पूरी तरह डूब जाएंगे। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धों से बची हुई है। उसने इससे आगे कहा कि अगर पाकिस्तान यह कहता है कि पहलगाम आतंकी हमले में उसका हाथ नहीं है तो हमें पाकिस्तान की हर बात मान लेनी चाहिए। महाराष्ट्र में कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने कहा कि आतंकियों के पास इतना समय नहीं कि वे धर्म पूछ कर मारे। आतंकियों का कोई मजहब नहीं होता है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने पाकिस्तान से बातचीत की मांग कर दी है। वहीं भाजपा ने पहलगाम हमले पर वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है और उस पर आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने और पाकिस्तान के प्रति प्रेम दिखाने का आरोप लगाया।
कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने शनिवार को एक पुस्तक विमोचन समारोह के दौरान आश्चर्य जताते हुए कहा कि क्या 22 अप्रैल को बेसरन के हरे भरे पर्यटक स्थल पर हुआ आतंकवादी हमला विभाजन के अनसुलझे सवालों का नतीजा था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। भाजपा ने इसे कांग्रेस नेताओं और उनके परिजनों द्वारा की गई निंदनीय और अपमानजनक टिप्पणियों की कड़ी में शामिल किया है। भाजपा की तीखी टिप्पणियों पर कांग्रेस की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अय्यर की टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, अच्छा पुलिस वाला बुरा पुलिस वाला। कांग्रेस का तुष्टीकरण पहलगाम आतंकी हमले पर भी जारी है। वहीं आपको यह भी बता दें कि पहलगाम हमले के बाद से कांग्रेस के दो नेता उदित राज और शशि थरूर आमने सामने आ गए हैं। दोनों नेता एक दूसरे पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केंद्र सरकार का समर्थन करते हुए कहा था कि किसी भी देश के पास 100% खुफिया जानकारी नहीं है। थरूर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता उदित राज ने तिरुवनंतपुरम के सांसद की राजनीतिक निष्ठा पर सवाल उठाया। बाद में थरूर ने उदित राज पर पलटवार करते हुए कहा कि वह भाजपा के पूर्व सांसद है और समझने के लिए बेहतर योग्य हैं कि भाजपा के लिए कौन बोलता है। अब इस विवाद पर उदित राज ने सोमवार को सवाल किया कि क्या थरूर ईडी, सीबीआई और आयकर से डरते हैं। उदित राज ने कहा, क्या वह ईडी, सीबीआई और आयकर से डरते हैं। उदित राज ने आगे उन पर सवाल करते हुए कहा, वे लगातार पीएम मोदी का बचाव करने और कांग्रेस पार्टी की आलोचना करने के अवसर तलाशते रहते हैं। शशि थरूर ने कितने विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया है और उन्हें कितनी बार गिरफ्तार किया गया है। उदित राज ने थरूर से पीएम मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की प्रशंसा करने पर सवाल उठाया। राज ने कहा, जब वे अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे तब वे प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे थे। उस मुलाकात में अच्छा क्या था। ट्रंप ने कहा कि ब्रिक्स डरा हुआ है, थरूर जी को अपनी समस्या बतानी चाहिए। इससे पहले भी शशि थरूर ने अपने सहयोगी उदित राज की आलोचना की थी। जब उदित राज ने पहलगाम आतंकी हमले पर उनकी टिप्पणी के बाद उनकी राजनीतिक निष्ठा पर सवाल उठाया था। उदित राज की यह टिप्पणी शशि थरूर द्वारा रविवार को पहलगाम हमले की तुलना आतंकवादी संगठन हमास द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को किए जाने वाले हमले से करने के बाद आई है। थरूर ने सलाह दी थी कि सरकार को जवाबदेह ठहराने के बजाय हमें वर्तमान समस्या को देखना चाहिए। थरूर ने आगे कहा, किसी भी देश के पास कभी भी पूर्णतया 100% खुफिया जानकारी नहीं हो सकती। जाहिर है कोई पूर्णतया पुख्ता खुफिया जानकारी नहीं थी, कुछ विफलताएं थी, लेकिन हमारे पास इजराइल का उदाहरण है जो सभी के अनुसार दुनिया की सबसे अच्छी खुफिया सेवाएं हैं, जिन्हें सिर्फ 2 साल पहले 7 अक्टूबर को आश्चर्य हुआ था। क्या कहना है आपका इस अपडेट पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस नेताओं की विवादित और उलझुल बयानबाजी पर बीजेपी ने खूब सुनाया। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस आलाकमान को निशाने पर लिया और उनसे कई तीखे सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि क्या राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का अपनी पार्टी पर कोई नियंत्रण नहीं है। जिस समय देश को एक स्वर में बोलना चाहिए, उस समय आपके नेता देश को और बदनाम कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। आज दुनिया भर के देश भारत के साथ है। ऐसे में क्या हम यहाँ पर एक सुर में बोल तक नहीं सकते। उधर किरकिरी होते देख कांग्रेस ने अपने नेताओं के बयान से किनारा कर लिया है। बीजेपी सांसद प्रसाद ने कहा, पहलगाम में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई उसे पूरे देश ने देखा और इसको लेकर बहुत नाराजगी है। सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई और बहुत ही सद्भाव के माहौल में सब लोगों ने मौन रखा और सरकार के साथ सख्ती की कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, उनके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सार्वजनिक बयान दिया है कि वे सरकार के साथ है, लेकिन कांग्रेस के कुछ बड़े बड़े नेता क्या क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं और इसका मकसद क्या है। आज हम बहुत पीड़ित है और दुखी है। हमें इन टिप्पणियों से बहुत ठेस पहुंची है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि युद्ध की कोई जरूरत नहीं है। जब वरिष्ठ नेता इस तरह के बयान देते हैं तो उन्हें पाकिस्तानी मीडिया उठा लेता है और उनका इस्तेमाल करता है। यह उन लोगों के लिए शर्मनाक है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है।
रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि रॉबर्ट वाड्रा देश को ज्ञान दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि देश में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है और इसलिए पहलगाम जैसी घटनाएं हो रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं के बयानों पर पार्टी सांसद जयराम रमेश ने कहा, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह नेता अपनी निजी राय दे रहे हैं और कांग्रेस का इन बयानों से कोई लेना देना नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से भी मोदी सरकार को बड़ा समर्थन मिल गया है। पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि सुरक्षा कारणों से कोई देश अगर जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर रखता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वो पेगासस मामले में तकनीकी कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करेगा क्योंकि यह देश की सुरक्षा और संप्रभुता से संबंधित है। इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट 30 जुलाई को अगली सुनवाई करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि तकनीकी कमेटी की रिपोर्ट सड़कों पर चर्चा के लिए जारी नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा कि वो देखेगा कि संबंधित पार्टियों को तकनीकी कमेटी की रिपोर्ट का कितना हिस्सा दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर मामले की स्वतंत्र जांच के लिए याचिकाएं दाखिल हुई है। आरोप है कि इजराइल ने पेगासस सॉफ्टवेयर से सरकार ने कई पत्रकारों, एक्टिविस्ट और नेताओं की जासूसी करवाई। सुनवाई में कई याचिकाकर्ताओं के वकील दिनेश द्विवेदी ने कहा कि मुख्य मुद्दा यह है कि केंद्र सरकार के पास पेगासस है या नहीं, इसे उन्होंने खरीदा है या नहीं। द्विवेदी ने कहा कि अगर केंद्र के पास पेगासस है तो इसे आज भी इस्तेमाल किए जाने से रोका नहीं जा सकता। अगर मेरे मुवक्किलों का फोन भी हैक हुआ तो भी नहीं। दिनेश द्विवेदी के इस कथन पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, अगर देश जासूसी के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा है तो इसमें गलत क्या है। उन्होंने कहा कि ऐसा सॉफ्टवेयर रखना गलत नहीं है, सवाल यह है कि पेगासस का इस्तेमाल किस पर हुआ। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम देश की सुरक्षा और संप्रभुता से समझौता नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग यह जानना चाहते हैं कि पेगासस का उनके खिलाफ उपयोग हुआ या नहीं, यह उनको बताया जा सकता है। उनकी चिंता पर गौर किया जा सकता है, लेकिन इसकी मंजूरी नहीं दी जा सकती कि दस्तावेज सड़क पर चर्चा का विषय बने। राहुल गांधी अचानक पीएम मोदी के जबरे फैन बन गए हैं। लोकसभा में कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी सरकार के जाति जनगणना कराने के फैसले को लेकर हुई। राहुल गांधी ने कहा, संसद में हमने कहा था कि जाति जनगणना को हम लेकर आएंगे। हमने और 50% की आर्टिफिशियल दीवार को गिराकर रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 चाहते हैं। अचानक मोदी जी ने इसे कराने का फैसला किया। हम इस फैसले का समर्थन करते हैं, लेकिन हम टाइमलाइन चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा, जाति जनगणना पहला कदम है। हमारा विजन विकास का नया आयाम जाति जनगणना के माध्यम से लाना चाहते हैं। जाति जनगणना से आगे जाना है। कितनी भागीदारी है पावर स्ट्रक्चर में, इस दिशा में जाति जनगणना की जाए। जाति जनगणना में देरी किया है, यह हमारा विजन है, लेकिन हमें तारीख बताई जाए किस तारीख तक जाति जनगणना होगी। कांग्रेस नेता ने कहा, हम चाहेंगे कि केंद्र का जाति जनगणना तेलंगाना के कुछ मॉडल को फॉलो करे। तेलंगाना में कराए गए जाति सर्वेक्षण का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की राज्य सरकार ने विशेषज्ञों की टीम बनाई है। बंद कमरे में बैठकर नौकरशाहों ने इसकी नीति नहीं बनाई, जनता के बीच जाकर पूरी प्रक्रिया की गई है। विपक्ष के कई नेताओं ने सरकार के फैसले की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए हैं। इसे बिहार में होने वाले चुनाव से जुड़ा है, लेकिन राहुल गांधी ने इससे इतर कहा, मुझे नहीं लगता कि बिहार चुनाव की वजह से फैसला लिया गया है। अब इस फैसले से आगे जाना है। पहलगाम के वक्त से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, यह बड़ा स्टेप है। मैं अटकलें लगाने का काम नहीं करूंगा, यह पत्रकारों का काम है। क्यों लिया, कैसे लिया, यह बड़ा स्टेप है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहलगाम आतंकी हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा, इस हमले के दोषियों को इसकी कीमत चुकानी होगी। उन्हें पूरी तरह से जवाब देना होगा, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने सरकार के साथ मिलकर यह तय किया है कि यह हमला स्वीकार्य नहीं है। इस हमले में विपक्ष सरकार को पूरा समर्थन दे रहा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को तुरंत और मजबूत कार्रवाई करनी चाहिए।
उन्हें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और अपनी समझ के अनुसार उचित समय में कार्रवाई की जानी चाहिए। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि हमलावरों को इसकी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने यह भी बताया कि पीड़ित परिवारों ने प्रधानमंत्री के लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने मांग की है कि उनके परिवार के सदस्यों को शहीद का दर्जा दिया जाए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से इस मांग को पूरा करने का अनुरोध किया है। केंद्र सरकार का यह फैसला कांग्रेस समेत तमाम दलों के लिए झटके के जैसा आया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जाति जनगणना को लंबे समय से हथियार बनाते रहे हैं। मोदी सरकार ने इसे सामान्य जनगणना के साथ शामिल करके नहले पे दहला मार दिया है। अब कांग्रेस इस मुद्दे को नहीं भुना पाएगी। इस फैसले की सराहना गृह मंत्री अमित शाह ने भी की है। उन्होंने एक्स पहले ट्विटर पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हुई CCPA की बैठक में आगामी जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने का निर्णय लेकर सामाजिक समानता और हर वर्ग के अधिकारों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का संदेश दिया गया है। उन्होंने आगे लिखा, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने दशकों तक सत्ता में रहते हुए जाति जनगणना का विरोध किया और विपक्ष में रहते हुए इस पर राजनीति की। इस निर्णय से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े सभी वर्गों का सशक्तिकरण होगा, समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और यह वंचितों की प्रगति के लिए एक मार्ग प्रशस्त करेगा। कांग्रेस ने वहीं एक और फैसले का स्वागत किया है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार पर इसमें देरी का आरोप भी लगाया है। आपका क्या कहना है मोदी सरकार के इस बड़े स्टेप पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आप सरकार में मंत्री रहे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर एसीबी ने जांच शुरू कर दी है। इस मामले में तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त रही। सचदेवा ने कहा कि सत्ता में आते ही तत्कालीन सीएम ने घोटालों की नींव रख दी थी। भाजपा उसी समय से घोटालों के खिलाफ आवाज उठा रही थी। दरअसल भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने पूर्व उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व PWD मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 12,748 कक्षाओं के निर्माण में करीब 2,000 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर केस दर्ज किया है। आरोप है कि इन दोनों नेताओं के मंत्री रहने के दौरान कक्षाओं के निर्माण के लिए अत्यधिक बड़ी दरों पर ठेके दिए गए थे। प्रत्येक कक्षा का निर्माण 24.86 लाख रुपए में किया गया, जो सामान्य लागत से करीब 5 गुना अधिक है। इनमें से अधिकतर ठेके आपसे जुड़े ठेकेदारों को दिए गए थे। सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी मिलने के बाद साजिश का पता लगाने के साथ ही मंत्रियों, ज्ञात व अज्ञात अधिकारियों व ठेकेदारों की भूमिका और दोष सिद्धि के लिए व्यापक जांच शुरू की गई है। एसीबी के संयुक्त पुलिस आयुक्त मधुर वर्मा के अनुसार वर्ष 2019 में दिल्ली प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता हरीश खुराना, विधायक कपिल मिश्रा और भाजपा के मीडिया कोऑर्डिनेटर नीलकांत बख्शी की ओर से सरकारी स्कूलों में 2,892 करोड़ रुपए की लागत से 12,748 कक्षाओं के निर्माण में भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई थी। टेंडर के अनुसार एक क्लासरूम के निर्माण की एकमुश्त लागत करीब 24.86 लाख है, जबकि दिल्ली में ऐसे कमरे आमतौर पर लगभग 5 लाख रुपए में बनाए जा सकते हैं। इसमें अर्ध स्थायी निर्माण किया गया, जिनकी जीवन अवधि 30 वर्ष है, लेकिन लागत आरसीसी के स्थायी निर्माण के बराबर थी, जो आमतौर पर 75 वर्षों तक चलते हैं। लागत अधिक होने के बावजूद भी एक भी काम निर्धारित समय पर पूरा नहीं हुआ। आरोप है कि पूरा निर्माण कार्य 34 ठेकेदारों को दिया गया था, जिनमें से अधिकांश आपसे जुड़े हैं। इसके लिए सलाहकार और आर्किटेक्ट भी उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना नियुक्त किए गए और उनके माध्यम से लागत में वृद्धि की गई। संयुक्त पुलिस आयुक्त मधुर वर्मा के अनुसार सत्यापन के दौरान पता चला कि वित्त वर्ष 2015-16 के लिए व्यय वित्त समिति की बैठकों में यह निर्णय लिया गया था कि इस परियोजना को स्वीकृत लागत पर जून 2016 तक पूरा किया जाएगा। इससे भविष्य में लागत वृद्धि की कोई गुंजाइश नहीं होगी, लेकिन निर्धारित समय अवधि में एक भी काम पूरा नहीं हुआ, जिसके कारण भी लागत में वृद्धि हुई। पता चला है कि मामले में मुख्य तकनीकी परीक्षक केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी की जांच रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से 17 फरवरी 2020 को जारी की गई थी। इस रिपोर्ट को 3 वर्षों तक दबा दिया गया।
उल्लेखनीय है कि पहले से आबकारी नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया और मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन जांच का सामना कर रहे हैं। इन मामलों में दोनों नेता जेल भी जा चुके हैं, लेकिन फिलहाल दोनों जमानत पर बाहर है। वहीं दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने क्लासरूम में हुए कथित घोटाले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बुधवार को कहा कि कांग्रेस द्वारा दिल्ली के स्कूलों में क्लासरूम घोटाले को उजागर करने के बाद ही एसीबी ने पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस घोटाले के दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यादव ने कहा कि शराब घोटाले की तरह ही स्कूल के क्लासरूम घोटाले को भी कांग्रेस ने उजागर किया था। यादव ने उम्मीद जताई कि एसीबी इस मामले में निष्पक्ष जांच करके जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनको सजा दिलवाएगी। आपका क्या कहना है इस अपडेट पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।